हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम फिर से आगे बढ़ते हैं और आपके पृथ्वी की जो आंतरिक संरचनाएं हैं उसको देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के संबंध में जो वैज्ञानिकों में मतभेद हैं, भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहां पाए जाने वाले पदार्थों की प्रकृति एवं अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं, भूकंपीय तरंगों आधारित प्रमाणों को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोग देखते हैं। तो मुख्यतः हमने इसे तीन पार्ट में बांटा है। पहला आपका है क्रस्ट, दूसरा आपका है मेंटल और तीसरा आपका है कोर। क्रस्ट जो है ऊपर पटी, ये सबसे ऊपर पाया जाता है। इसकी जो परत है वो अंतर तक कितनी है, 34 किलोमीटर एरिया तक फैली है। इसमें अल्टीमेटली सियाल, दूसरे में सिमा और तीसरे में निफे पाया जाता है। ठीक है। सियाल से ये बनता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिमा से ये बनता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम और निफे से बनता है निकल और फेरस। ठीक है। इनकी बहुलता पाई जाती है क्रस्ट, मेंटल और कोर में। ठीक है। इसके अगर हम घनत्व की बात करेंगे तो ये 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व है। कुल आयतन की बात करेंगे तो 0.5 भाग घेरे हुए हैं। इसकी हम संरचना की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या मिलता है, सबसे अधिक ऑक्सीजन। ठीक है। उसके बाद दूसरे स्थान पर सिलिकॉन। ठीक है। फिर तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम 8.13, चौथे पर लोहा, निकल, फेरस 5%, पांचवें स्थान पर कैल्शियम 3.63, छठे स्थान पर सोडियम 2.63, सातवें स्थान पर पोटेशियम 2.53, आठवें स्थान पर मैग्नीशियम। यानी पृथ्वी के संपूर्ण परपटी पर लगभग 98% भाग ऊपर दिए गए 8 तत्वों को मिलाकर ही बनता है। शेष टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, निकल इत्यादि पदार्थ मिलकर बनते हैं। खनिज तेल अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। चट्टानें भी मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं, इसके बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। दो परतों के बीच यदि प्रमेय सेल की परत पाया जाए तो खनिज तेलों के लिए अनुकूल स्थिति पैदा होती है। दामोदर महानदी, गोदावरी नदी बेसिन में यहाँ पे मुख्यतः अपसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर का बना हुआ है। ठीक है। किसका बना हुआ है, बलुआ पत्थर का बना हुआ है। ठीक है। फिर है मेटामॉर्फिक रॉक, इसको कायांत्रिक रॉक कहते हैं। कायांत्रिक जो रॉक होती है उसमें स्लेट, फाइलाइट, ठीक है, ये और सिस्ट पाया जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण अग्नेय एवं अपसादी चट्टानों के कायांतरित चट्टान का निर्माण करती है। अब क्या होता है, तीन तरह की रॉक्स होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। पहली होती है आपकी इग्नीशियस, ठीक है, दूसरा होती है आपकी मेटामॉर्फिक और तीसरी होती है आपकी सेडिमेंट्री। ठीक है। तो ये मुख्यतः तीन आपकी चट्टानें होती हैं। उसके बाद आते हैं वॉल्केनो। वॉल्केनो मुख्यतः ऐसे छेद होते हैं या दरार होती है, पृथ्वी का पिघला पदार्थ, लावा, भाप, ये सारी चीजें गैसें उसमें से बाहर निकलती हैं। इसके मुख को क्या कहा जाता है, क्रेटर कहा जाता है। और बाहर हवा में उड़ा हुआ जो लावा शीघ्र ठंडा होकर छोटे ठोसों में बदल जाता है, सेंडर कहा जाता है। तो क्या दो वर्ड क्या है, क्रेटर और सेंडर। ठीक है। उद्गार में निकलने वाली गैसों को में वाष्प का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है। पेले आंसू ऐश की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार के समय ही होती है। उद्गार अवधि निम्नलिखित। अब इसमें तीन तरह के आपके वॉल्केनो पाए जाते हैं। सबसे पहले होते हैं एक्टिव वॉल्केनो, फिर होते हैं डोरमेंट, फिर तीसरे होते हैं आपके एक्सटिंक्ट। दैट मीन्स पहला सक्रिय, दूसरा प्रक्षुब्ध और तीसरा शांत। ठीक है। ये मुख्यतः पाए जाते हैं। तो आपका जो एक्टिव वॉल्केनो है वो स्टैम्बेली में हो, और इस कारण इसमें स्टैम्बेली में क्या है, सिसिली की उत्तरी से लेकर लिपारी द्वीप तक अवस्थित है। इस सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है जिसे आसपास का भाग हमेशा प्रकाशित रहता है। तो इसको क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का लाइट स्तंभ, मतलब प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। विश्व का सबसे अधिक एक्टिव वॉल्केनो क्या है, किलायू, हवाईयन आइलैंड पे, यूएसए में। दूसरा डोरमेंट है। डोरमेंट में आपके वो हैं जो कभी हुआ करते थे लेकिन अभी वो बंद है। क्रैकाटोबा सुंडा में, ठीक है, फ्यूजियामा जापान में और मेयन फिलीपींस में। ठीक है। बिसु बीएसपी है। ठीक है। उसके बाद शांत आते हैं एक्सटिंक्ट, जैसे कि आपका वो ज्वालामुखी जो ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है और जो कि अभी शांत पड़े हुए हैं और कोई संभावना भी नहीं है। ठीक है। जैसे आपके सुल्तान और देमदा ईरान में, पोपा म्यांमार में, किलिमंजारो अफ्रीका में और चिम्ब राजू साउथ अमेरिका में। हमारा भोपाल भी एक डेड वॉल्केनो पे बना हुआ है। ठीक है। कुल सक्रिय ज्वालामुखियों का अधिकांश प्रशांत महासागर के तट पे पाया जाता है। प्रशांत महासागर की परिमेखला को अग्नि वलय, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक भी कहा जाता है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। ग्लेशियर वह क्षेत्र होता है इसमें उद्गार के समय दरारें और सुराखों से होकर जल तथा बाष्प अधिक ऊंचाई तक निकलते हैं। इसे ही ग्लेशियर कहा जाता है। जल और जो बाष्प निकलते हैं ऊंचाई में वो, जैसे कि इसमें क्या है, ओल्ड फेथफुल, ठीक है,
ग्लेशियर तथा यह यूएसए की येलोस्टोन पार्क में भी है, ठीक है, ऐसा ही है ग्लेशियर, ठीक है, येलोस्टोन पार्क में भी है। उसके बाद दूसरे क्या होते हैं, फ्यूमारोल्स, ठीक है। फ्यूमारोल्स में क्या होता है, यह क्रिया में अंतिम अवस्था के प्रतीक होते हैं। इसमें गैस व जलवाष्प निकाला करते हैं। गंधक युक्त धुआरों को सोल पता कहा जाता है, ठीक है, ये अलास्का में है। और वैली ऑफ 10,000 स्मोक कहा जाता है इसको। पर्वतों को 1000 धुआरों की घाटी कहा जाता है। अलेक्सा के अलास्का के यूएसए की जो कटमाई पर्वत के हजारों धुआरों की घाटी है, उन्हें क्या कहा जाता है, वैली ऑफ 10,000 माउंटेन्स, ठीक है। ईरान का सुल्तान धुआरा, न्यूजीलैंड की फ्लंटी की खाड़ी व्हाइट द्वीप का धुआरा भी प्रसिद्ध है, ठीक है। इस तरह से ये अलग अलग जगहों पर प्रसिद्ध है। सबसे ऊंचाई पर कौन सा कोटा स्पी है, जो कि इक्वाडोर में है, ठीक है। तो कितना है, आपका 19,613 फीट इक्वाडोर में है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो एक्टिव वॉल्केनो है वो कौन सा है, ओजस डेल सलाडो, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला जो है, रॉकीज और एंडीज जो पर्वतमाला है आपकी यूरोप की, उन पे। और पर्वतमाला अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत जो ज्वालामुखी है वो एकांका हुआ, ठीक है, जो कि एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 6,990 मीटर है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है भूकंप। भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम, सीस्मोलॉजी बोलते हैं। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और एल वेव होती है। प्राइमरी वेव जो कि पृथ्वी तरंग के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग कितनी होती है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह गति सभी तरंगों से होकर गुजरती है। ये तरंग किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतीदर होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी। ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, सेकेंडरी वेव कहते हैं। केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है, ठीक है। औसत वेग इतनी होती है 4 किलोमीटर होती है, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, सरफेस या एल वेव। इसको एच डी लब ने खोजा था, इसलिए इसको लब वेव्स के नाम से ही उन्होंने नामकरण किया। अन्य नाम क्या है इसके, आर वेव, मतलब रेड लाइट वेव्स भी कहा जाता है। जिसकी चाल 1.5 टू 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सतही तरंगें अत्यधिक विनाशकारी होती है। भूकंप के जो स्टडी होती है या उसको नापा जाता है सीस्मोग्राफ से, ये डिवाइस यूज किया जाता है। सभी भूकंप तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थ में से गुजरने पर बढ़ जाता है, ठीक है। कम घनत्व वाले से गुजरने से घट जाता है। केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं, परंतु वहां पर उसका वेग कम हो जाता है। गौण तरंगे द्रव्य पदार्थ में से नहीं गुजर सकती। एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती हैं। विभिन्न माध्यमों में से गुजरने के समय परावर्तित या अपरिवर्तित हो जाती है। केंद्र की बात करते हैं हम। केंद्र मतलब उद्भव स्थान है। भूकंप के केंद्र के निकट PSL तीनों तरंगें पहुंचती है। पृथ्वी के भीतरी भागों में से तरंगें अपना मार्ग बदलकर पृथ्वी की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती है। भूकंप तरंग केंद्र के धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक PS तरंगें पहुंचती हैं। केंद्रीय कोर पर पहुंचने पर S तरंगें लुप्त हो जाती हैं। पी तरंगें अपरिवर्तित हो जाती हैं। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती। उसे शैडो जोन कहा जाता है। फिर होता है एपी सेंटर, जो पृथ्वी के केंद्र के ठीक ऊपर होता है। सतह पर स्थित बिंदु के भूकंप का अधिकेंद्र होता है, ठीक है। अंतसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है, ठीक है। जिन संवेदन यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उसे क्या कहा जाता है, भूकंप लेखी या सीस्मोग्राफ कहा जाता है, ठीक है। इनमें 3 स्केल होती है, रॉसी फेरल, मार्केली और रिक्टर, ठीक है। तो इनसे नापा जाता है रॉसी फेरल, मार्केली और रिक्टर से, ठीक है। खनिज तेल जो होते हैं वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए। यहाँ तक ये पेज रिपीट हो गया है, ठीक है। ये 3 रॉसी फेरल है, मार्केली है और रिक्टर है, इसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद रिक्टर स्केल की अगर हम बात करें तो भूकंप की तीव्रता मापने के वाली रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में किया था, ठीक है। इसमें जो है पाठ्यांक 1 से 9 तक स्केल बनाई गई है। ऐसी स्केल है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक उसको डिवाइड किया गया है। चार्ल्स रिक्टर ने इसको बनाया था। इस स्केल पर 2 से 3 तीव्रता मतलब हल्का भूकंप, 6 से अधिक मतलब शक्तिशाली, ठीक है। टाइप्स ऑफ टोपोग्राफी हम लोग देखते हैं, ठीक है। टोपोग्राफी में आपके पर्वत, पठार और मैदान आते हैं। पर्वत के अनुसार क्या होता है, आपके ब्लॉक पर्वतों में भी 4 प्रकार के पर्वत होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, ब्लॉक माउंटेन, जो चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है और अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं, उन्हें ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। बीच में धसे भाग को क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली, ठीक है। क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। रिफ्ट वैली कहते हैं शीर्ष समतल या किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होते हैं। इस प्रकार पर्वतों के उदाहरण क्या है, ब्रॉस्चेस फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में, ठीक है।
भूस्खलनांती की बात करें तो क्रोवर ने खोजा, तापीय संकुचन जेफरीज ने, महाद्वीपीय फिसलन डेली ने, महाद्वीपीय विस्थापन बैकनार ने, संवहन तरंग होम्स ने, रेडियो एक्टिविटी जोली ने, प्लेट परिवर्तनिक हैरी हेस। ठीक है, इस तरह से सर्वप्रथम जो टोरंटो विश्वविद्यालय है उसके टूजो विल्सन ने 1965 में किया था। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की वैज्ञानिक शाखा का श्रेय डब्ल्यू जे मॉर्गन को दिया गया। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट वैली कौन सी? जॉर्डन नदी की घाटी। ठीक है, जो लाल सागर के बेसिन से होते हुए जाम्बीज नदी तक 4800 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक के बाद आते हैं रेसिडुअल। ठीक है, यह पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, जैसे कि विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियां, भारत, सियारा, स्पेन, गैसा या बूटे अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आपका आता है एक्यूमुलेटेड या फिर संचित। भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़ एक स्थान पर जमा हो जाते हैं, उस कारण से बनते हैं। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप होते हैं। ठीक है, फिर होता है फोल्ड माउंटेन, जो कि आपका हिमालय है। यह पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। लहरदार पर्वत हैं जिन पर असंख्य अपनतियां या अवनतियां होती हैं। ठीक है, हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज और एंडीज। ठीक है, इसके विशालतम बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में है, सॉरी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है। ये अभी कुछ बढ़ गई है, अभी रिसेंट में ही इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, 8850 के आसपास ही हो गई है नई स्टडीज के हिसाब से नेपाल में। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर तंजानिया में स्थित है। प्लेट टेक्टोनिक की कल्पना पर आधारित है, बलित पर्वतों की जो निर्माण की बात है। जहां आज हिमालय खड़ा हुआ है वहां तैतीस सागर एक विशाल भू अवनति एवं भूद्रोणी था। दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण तैतीस सागर में बल पड़ गया और वहां पर उठ गया, जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं भारत का अरावली विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वतों में आता है। ठीक है, बलित पर्वत जो कि आपको पता है, पहला जो था आपका ब्लॉक था, दूसरा क्या था? रेसिडुअल था। ठीक है, अवशिष्ट, तीसरा क्या था? एक्यूमुलेटेड, और चौथा क्या था? बलित मतलब फोल्ड। तो ये आपका यहाँ पे आ गया। पुराना बलित पर्वतों में आपका कौन आ गया? अरावली आ गया, जिसकी जो माउंट आबू के पास में जिसकी सबसे हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर है, जो कि कितनी है? 1722 मीटर है। कुछ विद्वान अरावली पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण भी मानते हैं। ठीक है, फिर आता है प्लेटूस। ठीक है, 300 से 500 मीटर ऊंचाई पर जो सामान्यतः होता है उसे पठार कहते हैं या प्लेट्यूस कहते हैं। ठीक है, तिब्बत का पठार 16,000 फीट। ठीक है, एवरेज हाइट ये होती है। ठीक है, बोलीविया का 1200, कोलंबिया का 7800। अंत पर्वतीय पठार होते हैं जो पर्वतमालाओं के बीच बने होते हैं। पर्वत पदीय पठार होते हैं, पर्वतमाला और मैदानों के बीच होते हैं। महाद्वीपीय होते हैं, पृथ्वी के भीतर जमा लैक्टोलिक भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर उभर जाते हैं, तब ऐसे पठार बनते हैं, जैसे कि दक्षिण का पठार। ठीक है, वे तटीय होते हैं, गुंबददार होते हैं, मैदान आ जाते हैं। 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ को समतल भाग मैदान कहते हैं। ठीक है, कितने से? मतलब बिलो 500। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। वो 300 से 500 फीट था। ठीक है, उन बिटवीन वो उतना रहता है। तो आपका प्लेटर्स रहता है। यहाँ पे आपके प्लेन्स आ गए हैं, जिसमें आपके अपर्धान धनात्मक, लोअर्स कास्ट, संप्रदाय, ग्लेशियल और रेगिस्तानी आ जाते हैं। ठीक है, निक्षेपात्मक मैदान की अगर हम बात करेंगे, बड़े बड़े मैदानों का निर्माण में गंगा, सतलज, मिसिसिपी, हुआंगहो के मैदान प्रमुख है। इस प्रकार के मैदान को जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान कहा जाता है। विभिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृति को हम लोग देखते हैं, जिसमें आपके उच्च कुआ, ठीक है, आर्टिशियन बेल, गीजर होल, डोलाइन क्रस्ट, झील, युवाला, पोलियो, कांद्रा, सेटेलाइट, स्टेटलैटाइट लैपिस होते हैं। सर्वाधिक उच्चृत कुआ कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है वोल्केनो बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं, नो वोल्केनो। ठीक है, सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलीय कृतियां सर्प, बेल, चिल्ली, तंगरिक, पुलिक, हुक, लुक, टॉम्बुलो। ठीक है, हिमनाद द्वारा सार्क, टान, अरेन, हान, नूनाटक, फियाडो, ड्रमलिन, केमिस्टर। ठीक है, ड्रमलिन मुख्य रूप से समूह में मिलते हैं, इसी कारण ऐसे स्थलाकृतियों को अंडे की टोकरी स्थलाकृति, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, पवन द्वारा निर्मित ज्वांगेन, यारडंग, इनसेलबर्ग, छतबर्ग, प्लेया, लेगून, बरखान, लोअस, पैडी प्लेन कहा जाता है। ठीक है, ये इस तरह से एक वर्ड आया था, पैडी प्लेन क्या होता है, किससे संबंधित है, तो ये आपके एमसीक्यूज में भी इस तरह से पूछा जा सकता है। समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में क्या है? आपके समुद्र, भृंग, भुजंग, लैगून, झील, रिया तट, भारत का पश्चिमी तट। ठीक है, स्टेक, डॉल्मेशिया, वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी नदी से बनती है। ठीक है, गार्ज का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है। ठीक है, लटकती हुई यू आकार की घाटी मोरेन हिमानी क्षेत्र से बनती है। यू आकार की घाटी तल चौड़े व किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं।
सिंक होल और कास्ट मैदान चूना क्षेत्र की स्थलाकृतियों में पाए जाते हैं। सैंड डून्स हवा के तेज वेग से बनी रेतीले टीले होते हैं, ठीक है, जिन्हें सैंड डून्स कहा जाता है। इसके निर्माण के लिए अवरोध का होना आवश्यक है। नक्षचंद्रिका टिप्पे टिप्पे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकाली गई हैं, उन्हें बरखान कहा जाता है, ठीक है। तो बाखांस क्या होते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत गहरी हिमनाद गर्त जिसमें समुद्री जल भर जाता है उसे क्या कहा जाता है, समुद्री तटरेखा पर होती है उसे फियोर्ड कहा जाता है। शार्क गहरे लंबे चौड़े गर्त जिसकी दीवारें तीव्र ढाल वाली होती है, सीधी अवतल होती है। अधिकतर शार्क और हिमनाद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। हिमनाद के पिघलने पर जल से भरी सर्क को सर्क झील या डाउन झील कहा जाता है। सर्क ऐसी अपरदन से हॉर्न निर्मित होते हैं। आल्प्स पर्वत की चोटी मैटरहॉर्न तथा हिमालय पर्वत की चोटी एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न ही है जो सर्क के शीर्ष अपरदन से निर्मित होती है। लगातार अपरदन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती हैं, ठीक है। इनका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में होता है जिसे अरित कहा जाता है, ठीक है। इन पर चंद्रमा असंभव होता है। सागरीय जल तरंग, ठीक है, जिसमें क्या होती है आपकी फियोर्ड तट होता है, रिया तट होता है, हेपा तट होता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार से बनती है। हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धस जाने से बनती है। नदियों द्वारा अपरदित उच्च भूमि के धस जाने से बनती है, ठीक है। सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित होती हैं। और डॉल्मेशियन सामान्यतः पर्वतीय कटकों वाले तटकों में धसाव के डॉल्मेशियन तट बनता है। निर्गत स्थल खंड के ऊपर उठने या समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने के निर्गत समुद्र तट का निर्माण होता है। इस प्रकार के तट पर सिफ्ट लैगून्स, पुलिन, क्लिक, मेहराब इत्यादि बनते हैं। और यह भारत के गुजरात के काठियावाड़ तक निर्मित समुद्र तट का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद आते हैं वन। वन में सबसे पहले आपके आते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश जहाँ पे होती है, ठीक है। इनकी पत्तियां क्या होती हैं, चौड़ी होती है। एनाकोंडा में इसका सबसे जो बड़ा सांप है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही मिलता है। फिर आती है आपके ट्रॉपिकल डेसिडियस 150 सेंटीमीटर से कम बारिश वाले स्थान जिसमें आपके साल, सागन, बांस इत्यादि ये वन होते हैं। फिर आते हैं बिस्बस रेखीय वन। इनमें क्या होता है, वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है। जैतून, कॉक और ओक यहाँ के मुख्य वृक्ष होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टैगा वन होते हैं, सदाबहार वन होते हैं। वनों की पत्तियां नुकीली होती हैं। फिर आते हैं टुंड्रा जो बर्फ से ढके हुए थे। फिर यहाँ मांस और लाइकन्स पाए जाते हैं। पर्वतीय वन यहाँ पे पत्ती चौड़ी होती है, शंकुधार होती है, ठीक है। तो मुख्यतः 6 प्रकार के आपके वन हो गए, ठीक है। फिर घास की बात करेंगे तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय 2 पार्ट में इनको बांटा गया है। इसमें अलग अलग देशों में पाई जाती है जैसे सवाना अफ्रीका, कंपोज ब्राजील, लाओस, वेनेजुएला, कोलंबिया। और दूसरी होती है शीतोष्ण, मतलब एक आपकी जो है उष्णकटिबंधीय है, एक शीतोष्ण है, ठीक है। शीतोष्ण कहाँ पर, पैम्पास अर्जेंटीना, बेल्ट साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज एशिया और यूक्रेन, रूस, चीन के मंचूरिया प्रदेश में पाई जाती है, मतलब मुख्यतः। और यहाँ से आपके जो एमसीक्यूज हैं आपके प्रीलिम्स के लिए, यहाँ से आपके प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपके महाद्वीप, ठीक है। भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। 29 से 30 भाग पर महाद्वीपों का विस्तार 29 से 30% से महाद्वीप को विस्तार पाया जाता है। मुख्यतः 7 प्रकार के हैं, ठीक है। अब एशिया की बात करते हैं। हिब्रू भाषा में आंसू शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें लगभग विश्व के 30% क्षेत्रफल पर विस्तारित है, ठीक है। ये इसमें 3 प्रमुख अक्षांशीय व्रत विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक गुजरती है। एशिया में उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत और पश्चिम में यूराल और कैस्पियन सागर, काला मध्य सागर या भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। लाल सागर और स्वेज कैनाल जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। यहाँ पर लगभग 60% जनसंख्या रहती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश महाद्वीप इसे कहा जाता है, ठीक है। प्राचीन युग स्थल अंगारा लैंड, रूस एवं चीन और गोंडवाना लैंड प्रायद्वीप भारत स्थित है, ठीक है। अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा क्या था आपका, पेंजिया था। पेंजिया 2 पार्ट में टूटा था। पहला आपका यूरेशिया लैंड और दूसरा आपका गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो बी आर द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ठीक है। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप है, अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडोचीना का प्रायद्वीप, ठीक है। और अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ठीक है। एशिया में सबसे बड़ी ऊंची पर्वत श्रृंखला क्या है, हिमालय, जो कि 8850 मीटर है, नेपाल में स्थित है। इसे सागरमाथा कहा जाता है। विश्व की सर्वाधिक जो विस्तृत पठार है वो क्या है, तिब्बत का पठार, जैसे एशिया में 2 लाख वर्ग
स्क्वायर किलोमीटर में लगभग फैला है। इसे पामीर का नोट है और 4,875 मीटर। इसे संसार की छत या विश्व की छत के नाम से, रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चाइना है। ठीक है। एशिया के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सिंगापुर है। ठीक है। एशिया में स्थल और उत्तर देखेंगे तो हम जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, लाओस इत्यादि। और जिसमें आपका जो कजाकिस्तान है वो सबसे बड़ा देश है, जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थल देश है, मतलब जिनकी जो लैंड बाउंड्रीज है वो समुद्र से टच नहीं होती। ठीक है। सबसे लंबी नदी एशिया में कौन सी है? यांगसी है। और गहराई जो है वो कितनी है? डेड सागर 397 मीटर। एशिया के फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है? मारियाना ट्रेंचेस है, 11,022 मीटर है। ठीक है। विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकौल झील, जो कि धरातल से 1940 मीटर है और समुद्र से लगभग 1485 मीटर एशिया में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है, 3,71,800 किलोमीटर है और एशिया महादेश में ही स्थित है। रूस की एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। बेकाल झील तथा कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही है। ठीक है। सबसे अधिक ऊंचाई पर हम खारे पानी की झील देखेंगे तो पैंगोंग झील है, जो कि 4,267 मीटर है, लद्दाख और तिब्बत में स्थित है। ठीक है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक जो वर्षा वाला क्षेत्र है वो मौसिमाराम है, जिसमें 11,405 मिलीमीटर मेघालय भारत में है। इससे पहले चेरापूंजी में था। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे मार्ग कहाँ पर है? चीन में है, जो कि चीन के जियांग हाई से लेकर तिब्बत के ल्हासा तक फैली हुई इस लाइन की जो डिस्टेंस है वो 5,072 मीटर है। महाबली गंगा श्रीलंका के सबसे लंबी नदी है। ठीक है। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, 1.3 किलोमीटर है। इससे पूर्व खड़गपुर सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन था। चीन में सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ी जाती हैं, दूसरा जापान में। विश्व का सबसे ज्यादा समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है। सर्वाधिक डाकघर वाला घर भारत है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं हुआंगहो, आमुर, सिक्यांग और यांगटी सिकाई। ठीक है। ये सब चाइना के हैं। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वो है लीना, ओबे, यांसी। ठीक है। भूमध्य सागर में जलवायु के एशियाई देश कौन कौन से? सिप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल और लेबनान। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? जावा। ठीक है। सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक बांग्लादेश और भारत। ठीक है। सर्वाधिक जल विद्युत विकास केंद्र कहाँ पे हुआ है? विकास जापान में हुआ है। सबसे बड़ा रेलवे मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे, यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक है, जो कि 9,438 किलोमीटर है। एशिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सी? सिकन, जापान में, जो कि 53 किलोमीटर लंबी है, समुद्र तल से लगभग 240 मीटर है। एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक कौन सा देश है? थाईलैंड है, मलेशिया और इंडोनेशिया है। एशिया में तंबाकू, चीन तंबाकू, गेहूं, चावल, चाय, कपास इत्यादि विश्व में प्रथम स्थान पर है। एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियां पर पाले गए रेशम के कीड़ों को से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में फर्स्ट है, जापान। ठीक है। शहतूत। ठीक है। एशिया में विश्व का प्राकृतिक रबर की अगर हम बात करेंगे, थाईलैंड में सबसे ज्यादा मिलती है। एशिया का सबसे अधिक टिन मलेशिया में पाया जाता है। टिन के निर्यात में विश्व में प्रथम है। मलेशिया में इपोह किंताकोलम घाटी टिन खनन का प्रमुख केंद्र है। ठीक है। आप अगर आप माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो भाई इसमें इसकी जो पूरी की पूरी जो इसकी लेंथ है उसको जॉर्ज एवरेस्ट ने पता किया था। ठीक है। 1830 से लेके 48 तक भारत का यह सर्वेक्षक रहे। विगत में माउंट एवरेस्ट की जो चोटी 15 कहा जाता है से है। माउंट एवरेस्ट की स्थिति को अगर हम लोग देखेंगे तो ये उसकी स्थिति है 86, 55, 40, 27, 59, 16। ठीक है। 1954 में से नापा गया था जब इसकी 848 थी। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी जीपीएस के थ्रू इसको 5 मई 1999 एवरेस्ट की जो लंबाई थी, ऊंचाई थी, वो 50 हो गई थी। अभी अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुछ और इजाफा हुआ है। इसको सागर माता कहते हैं, ब्रह्मांड की माता कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो एडमंड हिलेरी और तेंजा नॉर्मिंग ने 1953 में इसे चढ़ा था। ठीक है। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। नोवांग गुआमचू पहले व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े। ठीक है। 1 मई 1963 को अमेरिकी अभियान दल के साथ, दूसरी बार 20 मई 1965 को भारतीय अभियान दल के साथ। नोवांग गुआमचू तेनसिंग नोर्गे के भतीजे हैं। जिम व्हाइटमेकर अमेरिकी हैं जिन्हें 1 मई 1963 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी। जुंको तेवई जापान पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी 1975 में। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला है जो 1984 में एवरेस्ट पर पहुंची थी। फू दुराजी पहले व्यक्ति हैं 9 मई 1984 बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में।
में सफलता प्राप्त की थी। कामी रीता शेरपा नेपाल की है, 23 बार एवरेस्ट पर सफलता प्राप्त की है। 24 वर्ष की उम्र में 1994 पर चोटी पर पहुंची थी। विश्व की सबसे कम उम्र 13 वर्ष एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पुरुष कौन से? जॉर्डन रोमेरो, ठीक है, अमेरिका का है। 22 मई 2010 को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी। विश्व की सबसे कम उम्र की 13 वर्ष एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन सी है? मालबित पूर्णा, कहाँ की है? भारत की, आंध्र प्रदेश की है। 25 मई 2014 को शिखर पर चढ़ी थी। 15 वर्ष सबसे कम 15 वर्ष एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सफल होने वाला भारतीय राघव जुनेजा है, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 21 मई 2013 को एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। इसके साथ इसके स्कूल लॉरेंस के 5 बच्चे भी शामिल थे। विश्व की प्रथम स्कूल टीम थी जिसने माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अर्जुन वाजपेयी, नोएडा उत्तर प्रदेश, 16 वर्ष की अवस्था में एवरेस्ट शिखर पर चढ़े थे। 13 मई 2010 को चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी। एवरेस्ट पर तिब्बत की ओर से चढ़ने पर उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है, ठीक है। अमेरिका के टॉम व्हाइटमेकर पहले विकलांग व्यक्ति हैं। कौन थे? टॉम व्हाइटमेकर कृत्रिम टांग के जरिए 1998 में एवरेस्ट के शिखर पर चढ़े थे। हीमोफीलिया रोग से पीड़ित प्रथम व्यक्ति कौन थे? क्रिस बॉम्डियर थे, जिन्होंने 22 मई 2017 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। इससे माउंट विल्सन को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों के ऊंची चोटियों पर चढ़ने में भी सफलता प्राप्त की है। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? मोहनजोदाड़ो, जो कि पाकिस्तान में है। और सबसे ठंडा कौन सा है? बारक्यू या साइबेरिया में है, जहाँ पे 53.5 डिग्री सेल्सियस 26 मई और -69 डिग्री सेल्सियस मिलता है, ठीक है। पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है किसको? बारकोयास को, ठीक है। लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वो कौन सी है? नहर कौन सी? सुएज नहर है। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक इंडोनेशिया है। बाडुंग इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है, ठीक है। कौन है? बाडुंग है इंडोनेशिया का। सिनकोना में कुनीन बनाई जाती है जो मलेरिया की दवाई होती है, ठीक है। एशिया में विश्व का सबसे सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरूमध्य बेरिंग जल डमरूमध्य अलास्का एवं कमचटका प्रायद्वीप के बीच है। जापान का नागासाकी शहर क्यूशु द्वीप पर है। किस पे है? क्यूशु द्वीप पर है। जापान के लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है। लोग चाय का एक विशेष उत्सव चा नु यू मनाते हैं। बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। विश्व में सिंचाइयों का नहर का सबसे बड़ा जाल किसमें है? पाकिस्तान में है, ठीक है। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार को जोड़ा गया है। तो चलिए अब हम आगे का जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग अफ्रीका से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।